Good evening, ma'am. Good Good evening. evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. चलो we'll start the class then. ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग एनिमल किंगडम स्टार्ट किए थे, है ना? Let me just see. Yes, ma'am. एनिमल किंगडम स्टार्ट किए थे और एनिमल किंगडम में वी स्टार्टेड विद द क्लासिफिकेशन कि किस बेसिस पे एनिमल्स को हम क्लासिफाई करते हैं, है ना? उसमें पहला बेसिस हमने स्टडी किया था एंड व्हाट वाज दैट? पहला बेसिस क्या था? Level of organization. लेवल Level ऑफ of ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। एक था सेल्यूलर लेवल, जहां पे टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सेल्स मिल करके एक कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहे हैं, सेल्स मिल करके परफॉर्म कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शन। वहां पे हर सेल को एक फंक्शन दिया हुआ है। कुछ सेल्स जो है वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, कुछ सेल्स जो है वो डाइजेशन कर रहे हैं, कुछ सेल्स जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए गेमीट्स बना रहे हैं। तो हर सेल को उनका काम असाइंड है। फिर आता है टिश्यू लेवल, जहां पे सेल्स जो हैं वो मिल करके टिश्यू बनाते हैं, सिमिलर सेल्स मिल करके टिश्यू बनाते हैं और टिश्यूज काम करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गन लेवल, जिसमें टिश्यूज मिल करके ऑर्गन बनाते हैं। और उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो कि हमारे अंदर प्रेजेंट है, जिसमें हमारे ऑर्गन्स मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो वो था हमारा पहला क्लासिफिकेशन का सिस्टम। ठीक है, आज हम लोग सेकंड पढ़ेंगे। दूसरा जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, आज वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो राइट डाउन, सेकंड में लिखो सिमेट्री। सेकंड क्राइटेरिया में लिखो सिमेट्री। अच्छा, कोई सिमेट्रिकल को डिफाइन कर सकता है कि सिमेट्रिकल क्या होता है या सिमेट्रिक क्या होता है? मैम, उसको डिवाइड करने पे दोनों इक्वल जैसा दिखे। हाँ, करेक्ट। अगर उसको डिवाइड करें तो दोनों इक्वल दिखे। और एसिमेट्रिक क्या होता है? मैम जो अनइक्वल दिखे। जो अनइक्वल दिखे, करेक्ट। एसिमेट्रिक होता है जो अनइक्वल दिखे। तो यहाँ पे सिमेट्री के बेसिस पे भी एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है। एनिमल किंगडम में हम लोग सिमेट्री भी पढ़ेंगे। हर एनिमल का हमें, हर क्लास का हमें सिमेट्री भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला लिखो एसिमेट्री। एसिमेट्री, एसिमेट्री में लिखो when any plane when any plane when any plane passing through when any plane passing through when any plane passing through the center of the body, the center of the body, when any plane passing through the center of the body cannot divide the body of the animal, cannot divide the body of the animal, the body of the animal into two equal halves, into two equal halves. ठीक है, when any plane passing through the body through the center of the body cannot divide the animal into two equal halves. Let's say हम एक ऐसे एक अमीबा बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक अमीबा बना दिए। अब इस अमीबा का सेंटर डिफाइन कर सकते हो क्या? इसका सेंटर है कोई? ये तो हम थोड़ा सिमेट्रिकल ही बना दिए अमीबा। और फिर से एक बार बनाने दो। ये देखो, ये अमीबा ऐसा कुछ है, इसका कोई सेंटर है क्या? नहीं है। नो मैम। किसी भी प्लेन से कोई भी एक लाइन, एक तो पहले इसका हम लोग सेंटर डिफाइन नहीं कर सकते। इसका पहले सेंटर हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका सेंटर क्या है, क्योंकि ये चारों तरफ से इसका अलग शेप आ रहा है।
तो कोई भी लाइन इसके थ्रू हम लोग पास नहीं कर सकते हैं जिससे कि ये इक्वल हाफ में बढ़ जाए। कोई भी ऐसा लाइन हम लोग नहीं ड्रॉ कर सकते हैं जिससे कि ये दो इक्वल हाफ में बढ़ जाए। ऐसा कोई लाइन हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई लाइन हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म, जिसके की बॉडी के सेंटर से ऐसा कोई प्लेन पास ना करे जिससे कि बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, तो एनिमल किंगडम में इसका एग्जाम्पल लिखो स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस एग्जाम्पल लिखो स्पॉन्जेस, ब्रैकेट में लिखो पोरीफेरा, स्पॉन्जेस पोरीफेरा। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखो स्पॉन्जेस पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। मोस्टली जो स्पॉन्जेस होते हैं ना एनिमल किंगडम में, हम लोग पहला फाइलम जो पढ़ेंगे दैट विल बी योर पोरीफेरा। मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पोरीफेरा में वो एसिमेट्रिकल ही होते हैं, उनमें कोई बॉडी में सिमेट्री नहीं होता। ठीक है, अब सेकेंड लिखो, इसी में नेक्स्ट लिखो, पहला एसिमेट्रिक को ए लिख लो, सेकेंड को बी लिख लो, नेक्स्ट को बी लिख लो। बी में लिखो रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, बी में लिखो रेडियल सिमेट्री। ओके, when any plane when any plane when any plane when any plane passing through when any plane passing through the central axis when any plane passing through the central axis of the body can divide the animal into two identical halves, जब कोई भी एक प्लेन जो कि सेंट्रल एक्सिस से मूव कर रहा है, सेंट्रल एक्सिस से क्रॉस कर रहा है, कोई भी एक प्लेन जो कि सेंट्रल एक्सिस से पास कर रहा है, वो अगर बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। ठीक है, अगर कोई भी एक प्लेन जो कि सेंट्रल एक्सिस से मूव कर रहा है, सेंट्रल एक्सिस से पास कर रहा है, वो बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। ठीक है, अभी देखो, इस स्टार को हम लोग ऐसे कट करेंगे तो भी इक्वल हाफ होगा, हो रहा है मेरा यार थोड़ा सा एक सेकेंड, बिल्कुल सिमेट्रिक रुको बनाने दो, वेट अ सेकेंड। एक स्टार बनाओ, कोशिश करो जितना सिमेट्रिक हो सके उतना बनाने का। अब बिल्कुल हम लोग एक्सपर्ट्स तो नहीं है कि बिल्कुल ही सिमेट्रिक बना देंगे, पर कोशिश करो कि सिमेट्रिक बने। ठीक है, चलो अभी देखो, अगर यहां से एक सेंटर है, ये सेंटर इसका डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, इसका सेंटर पता चल रहा है? यस मैम। अगर सेंटर से ऐसे लाइन क्रॉस करते हैं तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, मोर और लेस हो रहा है ना? यस, थोड़ा थोड़ा।
थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसे ड्रॉ कर पाना। अभी देखो, अभी मान लो कि सारा आर्म्स इक्वल है, तब तो सेंटर से अगर हम लोग डिवाइड करें तो इक्वल हाफ्स में बट रहा है ना। यस मैम। अगर ऐसे डिवाइड करें तो भी दो इक्वल हाफ्स में बट रहा है, एक इधर वाला साइड हो जाएगा और एक इधर वाला साइड हो जाएगा। एक और अगर एक्सिस ड्रॉ करें बीच से, सेंटर से, तो फिर भी हम लोग दो दो में डिवाइड कर सकते हैं। या लेट से कि हम कोई और शेप ले लेते हैं। वेट, आई विल टेक दिस शेप। ठीक है, ये शेप ले लेते हैं। ठीक है, ये शेप ले लिए। अब मैम बेस्ट एग्जांपल इज सर्कल मैम। सर्कल इज द बेस्ट एग्जांपल, सर्कल ले लें। ठीक है, सर्कल भी पता नहीं मेरा, डिवाइड हो जाएगा। अब बहुत सारे एक्सिस बन जाएंगे। राइट, देखो इसका सेंटर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यस मैम। ठीक है, सेंटर डिफाइन कर सकते हैं। अब सर्कल को हम लोग अगर ऐसे काटे तो दो इक्वल हाफ में कट रहा है ना। यस मैम। ठीक है, अब अगर इसको ऐसे कट करें तो भी दो इक्वल हाफ में कट रहा है। अब अगर इसको ऐसे कट करें तो भी दो इक्वल हाफ में कट रहा है। समझ रहे हो ना। यस मैम। ओके, रखो, दो तीन सर्कल्स ले लेने दो हमको। ठीक है, इसको ओब्लिक वे में भी काट सकते हैं, ओब्लिकली भी काट सकते हैं, इसको वर्टिकल प्लेन में भी कट कर सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी कट कर सकते हैं, है ना। किसी भी तरह से काटेंगे तो सर्कल दो हाफ में ही बंटता है ना। कोई भी एक प्लेन जो सेंटर से क्रॉस कर रहा है, कोई भी एक प्लेन जो कि सेंटर से क्रॉस कर रहा है, वो बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता है इन अ सर्कल, है ना। यस मैम। ऐसे सिमेट्री को जब कोई भी प्लेन, देखो यहाँ पे लिखा है एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, कोई भी प्लेन जो कि बॉडी के सेंटर से क्रॉस कर रहा है, जब बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, वही हम स्टार में भी शो करने की कोशिश कर रहे थे। तो कोई भी प्लेन, जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्लेन ही हो जिससे बॉडी इक्वल हाफ में कटे। एक प्लेन है ये जिससे बॉडी इक्वल हाफ में कट सकता है, ये दूसरा प्लेन है जिससे बॉडी इक्वल हाफ में कट सकता है, ये तीसरा प्लेन है जिससे बॉडी इक्वल हाफ में कट सकता है। ऐसा ऐसा और भी बहुत सारा प्लेन हो सकता है किसी भी डायमीटर से जो कि सेंटर से क्रॉस कर रहा है। डायमीटर तो सेंटर से क्रॉस करता है, किसी भी डायमीटर से हम लोग एक सर्कल को कट कर सकते हैं, है ना। तो when any plane that passes through the central axis of the body cuts the organism into two equal halves, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, जब कोई भी एक एक्सिस, कोई भी किसी भी प्लेन पे एक्सिस, किसी भी प्लेन पे मतलब एक्स एक्सिस पे भी एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हो, वाई पे भी कर सकते हो और जेड एक्सिस पे भी कर सकते हो। किसी भी एक्सिस पे जब एक प्लेन ड्रॉ करो और वो प्लेन जो है बॉडी को दो इक्वल हाफ में कट कर दे तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। इज दैट ओके? यस मैम। इज दैट ओके? इसका एग्जाम्पल लिखो, सिलिंट्रेट्स, मतलब निडेरिया, निडेरिया ही लिख लो, निडेरिया सिलिंट्रेट्स कुछ भी लिख सकते हो। निडेरिया, टीनोफोरा, फाइलम्स हैं ये, फाइलम निडेरिया, फाइलम टीनोफोरा एंड फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में ब्रैकेट में लिख लो एडल्ट।
एडल्ट इकाइनोडर्मेटा जो है उसमें रेडियल सिमेट्री होता है, जो यंग इकाइनोडर्मेटा होता है, जो बेबी इकाइनोडर्मेटा होता है, उसमें रेडियल सिमेट्री नहीं होता। तो ये 3 फाइलम का नाम लिखो। अच्छा, कोई सारे फाइलम्स का नाम याद करके आया है क्या? किसी को याद है? कोई बिना देखे बोल सकता है? यस मैम। बताओ। पॉरीफेरा। मैम पर जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे तो निडेरिया को हम लोग सिलेंट्राटा ही पढ़ते थे, मैम वो हाँ, बोल निडेरिया सकते हैं। को सिलेंट्रेटा ही बोलते हैं, निडेरिया को सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। ठीक है, निडेरिया सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। पहले उसको सिलेंट्रेटा बोलते थे, अब उसको निडेरिया बोलने लगे हैं। तो आपके एनसीईआरटी में दोनों नाम दिया हुआ है, सिलेंट्रेटा निडेरिया दोनों दिया है, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यस मैम। बताओ पॉरीफेरा, उसके बाद मैम पॉरीफेरा, सिलेंट्राटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, नेमा हेलमिंथिस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा मोलस्का, इक्नोडर्माटा। डायनोडर्मेटा। मैम उसके बाद क्या है? मोलस्का कहाँ गया? आर्थ्रोपोडा। मैम मोलस्का बोल दिए। अच्छा, मोलस्का एनिलिडा, बोली थी। मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, यस मैम। चलो, ओके, गुड गुड। ठीक है, तो एग्जांपल्स लिखे। अब सी पॉइंट में लिखो, पॉइंट सी में लिखो बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का डेफिनेशन लिखो। when the body can be divided when the body can be divided when the body can be divided into identical left and right halves, left and right halves, left and right halves in only one plane, in only one plane, in only one plane, it is called as bilateral symmetry. In only one plane, it is called as bilateral symmetry. In only one plane passing through the center, लिख लो. In only one plane passing through the center. In only one plane passing through the center. जब एक ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसको कि हम लोग बस एक ही एक्सिस से कट कर सकते हैं इक्वल हाफ में. ठीक है, let's say I'm trying to draw a symmetrical human here. ठीक है, एक सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं. थोड़ा बहुत अगर टेढ़ा मेढ़ा हो भी जाए तो प्लीज सिमेट्रिकल ही अज्यूम कर लेना. ठीक है, तो अगर इसको हम लोग किस एक्सिस पे कट करेंगे तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा. कौन से एक्सिस पे कट कर सकते हैं? इसको अगर ऐसे कट करेंगे तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा? नो मैम। अगर ऐसे कट करेंगे तो कोई दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा? नो मैम। किस एक्सिस पे कट करें? अगर यहां से कट करें तो तब दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, है ना? एक्सिस पे नंबरिंग कर देते हैं. एक्सिस नंबर 1 है, एक्सिस नंबर 2 है, एक्सिस नंबर 3 है. और किसी भी प्लेन पे अगर हम लोग कट करें तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा. सिर्फ एक ही प्लेन पे ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है, राइट? सिर्फ एक ही प्लेन से ये इक्वल हाफ में डिवाइड होता है. अभी आई एम ड्रॉइंग अनदर organism here.
ये आपकी एनसीईआरटी का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसको अगर सेंटर से कट करते हैं थ्रू द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल समझते हो ना, वर्टिकल एक्सिस पे अगर कट करते हैं तो लेफ्ट और राइट इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है। यस मैम। हो रहा है। अगर इसको हम लोग किसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कट करते हैं, अगर इसको इस तरह से कट करते हैं तो ये दो इक्वल हाफ में कट हो रहा है। नो मैम। देखो, दो पैर ऊपर रह गया, एक पैर नीचे जो रह गया वो छोटा है, क्लॉज जो है वो ऊपर रह गया, बॉडी का सिमेट्री भी जो है वो अनइक्वल है। तो एक्सिस नंबर 2 पे इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा है ये, है ना। अब इसमें कोई भी और एक्सिस ड्रॉ करोगे ना, कोई भी और एक्सिस ड्रॉ करोगे तो ये इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड होगा। पैर ही उड़ गया इसका। इसका कोई भी और एक्सिस से अगर इसको ड्रॉ करोगे तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। ऑब्लिकली भी कट करोगे तो ये इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड होगा, किसी भी और एक्सिस पे ये इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस से इक्वल हाफ में डिवाइड होता है। मेरे बॉडी को अगर हमको इक्वली कट करना है, ठीक है, अगर हमको अपने बॉडी को इक्वली कट करना है तो अगर हम हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो वो इक्वल नहीं होगा, अगर ऐसे ऑब्लिक कट करेंगे तो भी वो इक्वल नहीं होगा। वो इक्वल कैसे होगा अगर हम ऐसे कट करें, वर्टिकल कट करें, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें की बॉडी को सिर्फ एक प्लेन से ही इक्वल हाफ में कट किया जा सकता है, ठीक है, सिर्फ एक प्लेन के थ्रू ही इक्वल हाफ में हम लोग उस ऑर्गेनिज्म को कट कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है बाइलेटरल सिमेट्रिक, ठीक है, बाइलेटरली सिमेट्रिक। जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए ओनली थ्रू वन प्लेन पासिंग थ्रू द बॉडी, ओनली थ्रू वन प्लेन, उसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिक। ओके, डू यू गेट मी? समझ में आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, इसका एग्जाम्पल लिखो, platyhelminthes, platyhelminthes to chordata, to phylum chordata. platyhelminthes to phylum chordata, एग्जाम्पल है platyhelminthes to phylum chordata। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे तीन तरह का सिमेट्री पढ़े। पहला था एसिमेट्रिक, कि सेंटर से कोई भी एक्सिस पार करो, बॉडी जो है वो इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड होता, ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट सिमेट्री था एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक की कोई भी एक्सिस पास करो सेंटर से, बॉडी इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड होगा। सेकेंड वाज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या था, सेंटर से कोई भी एक्सिस क्रॉस करो, कोई भी एक्सिस पार करो, बॉडी जो है इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, सेंटर से कोई भी एक्सिस पास करो, बॉडी इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। और बाइलेटरल क्या होता है, सेंटर से सिर्फ एक एक्सिस ऐसा पार होता है जिससे कि हमारा बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड होता है। बाइलेटरल का एग्जाम्पल खुद से याद रखो, ठीक है, हम लोग कॉर्डेट में आते हैं, हम लोग फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं, तो खुद से याद रखो कि फाइलम कॉर्डेटा में हम लोग आते हैं, हम लोग बाइलेटरल सिमेट्रिक होते हैं, बीच से कट करने पे दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है हमारी बॉडी। इज दैट ओके? And ma'am, arthropoda. आर्थ्रोपोडा, प्लैटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेटा लिखवाया ना, तो प्लैटीहेलमिन्थस के बीच में क्या क्या आएगा, एस्केलमिन्थस आएगा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। हाँ, एनिलिडा आएगा, आर्थ्रोपोडा आएगा, मोलस्का आएगा,
इकोनोडर्माटा। गाइनोडर्मेटा आएगा और हेमिकॉर्डेटा आएगा। ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थस 2 कॉर्डेटा लिखवाए हैं हम। समझ रहे हो? समझ रहे हो आलोक? Yes, ma'am. ठीक है, तो प्लैटीहेलमिन्थस 2 कॉर्डेटा, बीच में जितना भी फाइलम है सारा आ जाएगा। ओके। Yes, ma'am. सिमेट्री में किसी को दिक्कत, कोई डाउट सिमेट्री में? No, ma'am. नो मैम। थर्ड लिखो, थर्ड कैरेक्टर लिखो, फिर थर्ड कैरेक्टर ऑफ क्लासिफिकेशन लिखो, जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर्स, थर्ड में लिखो जर्मिनल लेयर्स। ठीक है, हो गया। जर्मिनल लेयर्स क्या होता है पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद फिर ड्रॉ करेंगे और लिखवाएंगे। जर्मिनल लेयर्स क्या होता है? इनिशियली जब कोई चाइल्ड बॉर्न होता है, जब कोई चाइल्ड प्रोड्यूस होता है, जब कोई चाइल्ड कंसीव होता है, तो क्या होता है, एक ओवम होता है, एक ओवम होता है और एक स्पर्म होता है। स्पर्म का साइज ओवम के कंपैरिजन में काफी छोटा होता है। ठीक है, तो एक स्पर्म होता है। ठीक है, एक ओवम होता है, एक स्पर्म होता है, इसका फर्टिलाइजेशन होता है और एक जाइगोट बनता है। ठीक है, एक जाइगोट बनता है। ओके, ये जाइगोट जो है ये डिवाइड होता 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 फीटस बनता है, फीटस से एम्ब्रायो बनता है, पहले एम्ब्रायो बनता है फिर फीटस बनता है और ये एक बेबी के शेप में आ जाता है, एक बेबी का फॉर्मेशन होता है एक सिंगल सेल जाइगोट से। ये एक सिंगल सेल जाइगोट है। ठीक है, एक सिंगल सेल है, उससे मल्टीपल सेल्स वाला एक चाइल्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक चाइल्ड बनता है और वो चाइल्ड जो है वो बड़ा हो करके मेच्योरेशन होता है उसमें, और वो एक मेच्योर पर्सन बन जाता है, एक अडल्ट बन जाता है। राइट, एक अडल्ट बन जाता है। तो ये सिंगल सेल से इतना सारा सेल्स कैसे बनता है? सिंगल सेल से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है? Ma'am, cell division. सेल डिवीजन से बनता है। सिंगल सेल से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब देखो, अब क्या होता है, जब ये जाइगोट जो है जब ये डिवाइड कर रहा होता है तो ये लेयर्स बनाता है। ठीक है, ये जो जाइगोट जब डिवाइड कर रहा होता है तो ये लेयर्स बनाता है। ठीक है, इस तरह से लेयर्स बनाता है। बीच में हॉलो स्पेस होता है। अगर एक ह्यूमन बॉडी को ही ले लो, अगर हमारे बॉडी को ही ले लो, तो अंदर में क्या है, हॉलो स्पेस है जिसके अंदर हमारा ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ठीक है, हॉलो स्पेस है जिसके अंदर हमारा ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो ये जो जाइगोट है ये जब डिवाइड करके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनाता है तो ये पहले लेयर्स में बढ़ जाता है। ठीक है, ये जो जाइगोट है ये पहले लेयर्स बनाता है, या तो ये 2 लेयर बनाएगा। ठीक है, या तो ये 2 लेयर बनाता है। ओके, ये है दूसरा लेयर। या फिर ये जो जाइगोट है ये 3 लेयर्स बनाता है। या तो ये सेल डिवीजन के टाइम पे 2 लेयर का फॉर्मेशन करता है या फिर ये 3 लेयर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, या तो 2 लेयर का फॉर्मेशन करता है या फिर 3 लेयर का फॉर्मेशन करता है। अब देखो, ये जो लेयर्स है ना, ये जो लेयर्स हैं, ये जो 2 या 3 लेयर्स हैं, इन्हीं लेयर्स में जो सेल प्रेजेंट है उससे हमारा पूरा बॉडी बनता है, उससे हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। हर ऑर्गन जो है वो अलग अलग लेयर के बने होते हैं। जैसे मेरा नर्वस सिस्टम जो है वो मेरे सबसे बाहर वाले लेयर से बना हुआ है, पर मेरा जो
इंटेस्टाइन है, मेरा जो स्टमक है वो मेरे सबसे अंदर वाले लेयर से बना हुआ है, ठीक है। तो हर लेयर जो है अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है, पर ये जो जाइगोट है ये पहले जो है वो जर्मिनल लेयर्स, जर्म का मतलब होता है बायो के टर्म में, जर्म का मतलब होता है, जर्म सेल्स का मतलब होता है ऐसे सेल्स जो नए सेल्स को पैदा कर सके, ठीक है, ऐसे सेल्स जो नए सेल्स को पैदा कर सके। तो ये जो जर्मिनल लेयर्स होता है ना हमारे बॉडी में, सारे ऑर्गन्स इन्हीं जर्मिनल लेयर्स से बनते हैं, इन्हीं जर्मिनल लेयर्स से हमारे बॉडी में सारे ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में जाइगोट जो है वो 2 लेयर बनाता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में जाइगोट जो है वो 3 लेयर बनाता है। ये बात समझ रहे हो? जैसे ह्यूमंस में जाइगोट जो है वो 3 लेयर बनाता है, हम लोगों के अंदर 3 लेयर होता है और वो 3 लेयर डिवाइड होकर के बाकी सारे लेयर्स का फॉर्मेशन करता है, बाकी सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है। हमारा जो स्किन है ये भी एक लेयर से बना हुआ है, दैट इज द एक्टोडर्म, ये आउटर मोस्ट लेयर से हमारा स्किन बनता है, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर से हमारा स्टमक बनता है, ठीक है। तो हर लेयर जो है किसी ना किसी चीज का फॉर्मेशन करता है हमारे बॉडी में, पर इनिशियली जो है जाइगोट जब डिवाइड हो रहा होता है तो 3 लेयर्स हमारे बॉडी में बनता है। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, प्लैटीहेलमिन्थस, नेमाथेलमिन्थस, उनमें जो है वो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे जैसे लोअर ऑर्गेनिजम्स के तरफ जाओगे वैसे वैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं, उनमें 3 लेयर्स नहीं होता है, उनमें 2 लेयर्स की तरफ मूव करते हैं वो, ठीक है, उनमें 2 ही लेयर्स का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रायो से। मैम जर्म लेयर यूनिसेलुलर होता है मल्टी सेलुलर? जर्म लेयर्स आर मल्टी सेल्यूलर। एक ये जर्म सेल है ना, जर्म लेयर्स आर मल्टी सेल्यूलर, जर्म लेयर्स आर मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। इसमें कुछ लिखवाना है, उनको लिखवा दें, उसके बाद फिर हम डायग्राम समझा देते हैं, डायग्राम बना देते हैं, फिर से प्रॉपर डायग्राम बना देंगे। मैम तो इसमें जर्म लेयर कहाँ पर है मैम? इसमें जर्म लेयर कहाँ पर है? ये जो येलो है ना ये एक जर्म लेयर है, ये जो ब्लू है ये दूसरा जर्म लेयर है, जो पिंक है ये तीसरा जर्म लेयर है, और यहाँ पे येलो एक जर्म लेयर है और ये जो व्हाइट और ब्लैक का स्ट्राइप्स है वो दूसरा जर्म लेयर है। मैम तो जाइगोट तो मैम ये यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल होता है ना, तो मैम ये लोग मल्टी सेलुलर। जाइगोट डिवाइड करेगा ना, डिवाइड करके बहुत सारा सेल्स बना देगा, वो सेल्स जो है लेयर के फॉर्म में अरेंज होता है पहले। देखो किसी भी बच्चे में तुरंत में ऑर्गन्स नहीं बनने लगता है, फर्स्ट मंथ में जब कोई बच्चा मदर के वूम्ब में है, मदर के बॉडी में है, तो सबसे पहला जो पहले मंथ में जो फॉर्म होता है 1 महीने के बाद वो होता है हार्ट, ठीक है, 1 महीने के बाद हार्ट का फॉर्मेशन होता है और वो पहला ऑर्गन है जो कि फॉर्म होता है। तो उस 1 महीने के दौरान क्या हुआ, उस 1 महीने के दौरान ये 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, फिर इन्हीं लेयर्स से हमारा हार्ट बनता है और बाकी ऑर्गन्स बनता है। हार्ट जो है वो बीच वाले ब्लू वाले लेयर से बनता है। ये नहीं समझ में आ रहा है, ये फिर से समझाएं? समझ गए मैम। बाकी किसी और को डाउट है इसमें? देखो इसमें डाउट होना बहुत जेन्युइन है क्योंकि हम लोग पहली बार पढ़ते हैं तो इसमें डाउट होता ही है। तो हम एक बार लिखवा देते हैं फिर हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, ओके। पहला इसमें पॉइंट लिखो, पहला लिखो डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, पहला लिखो डिप्लोब्लास्टिक। डेफिनेशन में लिखो एनिमल्स इन विच
The cells are arranged. The cells are arranged. The cells are arranged. Animals in which the cells are arranged in two embryonic layers. In two embryonic layers. Animals in which the cells are arranged in two embryonic layers. Ectoderm, ectoderm and endoderm. Ectoderm and endoderm. With an intervening undifferentiated mesoglea. ठीक है, बहुत सारा नया वर्ड्स है, सबका मतलब समझेंगे. Animals in which the cells are arranged in two embryonic layers, ectoderm and endoderm, with an intervening undifferentiated mesoglea. यहाँ पे अंडरलाइन करो, कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करो. एक अंडरलाइन करो एम्ब्रायनिक लेयर्स को, टू एम्ब्रायनिक लेयर्स को अंडरलाइन करो. एक्टोडर्म एंडोडर्म को अंडरलाइन करो. इंटरवीनिंग अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया को अंडरलाइन करो. ठीक है, ये लिख लिए ना, हो गया ना? मैम 1 मिनट. ओके. जिन वर्ड्स को हम अंडरलाइन किए हैं उन वर्ड्स को आप लोग भी अंडरलाइन करो. मैम हो गया. ठीक है, चलो अब देखो, इन सारे वर्ड्स का मतलब समझते हैं पहले. Animals in which cells are arranged in two embryonic layers. पहले स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है, एक जाइगोट फॉर्म होता है. ठीक है, एक जाइगोट फॉर्म होता है. जाइगोट जो है वो यूनिसेल्यूलर होता है. जाइगोट इज यूनिसेल्यूलर. ठीक है, अब इस जाइगोट में सेल डिवीजन होने लगता है. इस जाइगोट में सेल डिवीजन होता है और इस सेल डिवीजन के बाद ये जो जाइगोट है उसमें बहुत सारा सेल्स बन जाता है. ठीक है, इस तरह से बहुत सारा सेल्स बन जाता है. ठीक है, बहुत सारा सेल्स बन जाता है. हर सेल के पास अपना न्यूक्लियस है. सारिका, माइक ऑफ कर लो सारिका. ठीक है, हर सेल के पास अपना न्यूक्लियस है. एक सिंगल सेल जाइगोट से बहुत सारा सेल्स वाला क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया एम्ब्रायो. ठीक है, ये बन गया एम्ब्रायो. ओके, एम्ब्रायो का स्टेजेस अभी आपको नहीं जानना है, इस लेवल पे एम्ब्रायो का स्टेजेस नहीं जानना है. अब ये जो एम्ब्रायो है ना, ये कुछ ही दिन बाद बन जाता है. ये कुछ ही दिन बाद एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाता है. एक बार जाइगोट यूटेरस से अटैच हो जाता है, उसके बाद एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाता है. एम्ब्रायो जो है जाइगोट के बाद जो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं एम्ब्रायो. एम्ब्रायो इज मल्टी सेल्यूलर. ठीक है, एम्ब्रायो इज मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर. ओके,
अब इसी एम्ब्रायो में और सेल्स बनना है, इसी एम्ब्रायो में और सेल्स बनना है, क्योंकि हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स है, तो इस एम्ब्रायो में फर्दर और डिवीजन होना है। इसी एम्ब्रायो से हमारा सारा ऑर्गन्स बनना है, हमारा स्किन बनना है, हमारा हेयर बनना है, सब कुछ इसी एम्ब्रायो से बनना है। तो ये एम्ब्रायो क्या करता है, ये जो एम्ब्रायो है खुद को लेयर्स में डिवाइड कर लेता है, ठीक है। आई ट्राई टू ड्रॉ अ गुड स्ट्रक्चर हियर, कोशिश करते हैं। ये एम्ब्रायो जो है खुद को दो लेयर्स में डिवाइड कर लेता है। आप लोग ये डायग्राम बना सकते हो। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि ये डायग्राम बना लो। आप लोग के पास तो कंपास भी होगा ना, कंपास होना चाहिए, तो देख लो किसी अगर राउंड स्ट्रक्चर से बना सको तो ठीक है, वरना रफली भी अगर बना लोगे तो चल जाएगा काम अब भी। ठीक है, एक लेयर बना, एक और लेयर बनाना है यहाँ पे, एक और लेयर बना, और एक तीसरा लेयर बनाना है, 3 लेयर बना। ठीक है, 3 लेयर बना, 3 लेयर नजर आ रहा है सभी को। अब देखो फर्स्ट लेयर जो हमारा बनता है, इसमें सेल्स हैं, इसमें सेल्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट है, इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इसमें सेल्स। ये डायग्राम बना लेना प्लीज। ठीक है, इसमें सेल्स नजर आ रहा है, हर सेल के पास अपना न्यूक्लियस होगा, हर सेल के पास अपना न्यूक्लियस है। ये एक लेयर समझ में आ रहा है, एक लेयर नजर आ रहा है सभी को। ये ठीक है, समझ में आ रहा है। यस मैम। यस मैम। ओके, अब देखो इनर लेयर, एक इनर लेयर होगा, डायग्राम देखो ध्यान से बनाना है इस वाले डायग्राम को। एक इनर लेयर होता है, बीच में हम कुछ भी ड्रॉ नहीं किए हैं, बीच वाला लेयर अभी नहीं फॉर्म हुआ है, आउटर लेयर है, इनर लेयर है। इनर लेयर में जो सेल्स हैं उनके पास भी अपना खुद का न्यूक्लियस होगा। यहाँ तक बनाओ। ये जो एम्ब्रायो है ना, यही एम्ब्रायो जो है, एम्ब्रायो में जो सेल्स प्रेजेंट हैं, यही अरेंज हो जाता है, ठीक है, यही अरेंज हो जाता है लेयर्स में।
जब यहां तक ड्रॉ कर लो तो बता देना। हर सेल का साइज सेम हो वो जरूरी नहीं है। आपके एनसीईआरटी में भी जो डायग्राम है उसमें सारे सेल का साइज सेम नहीं है। तो अगर सेल का साइज सेम ना बन रहा है, छोटा बड़ा बन रहा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बॉडी में हर सेल का साइज सेम नहीं होता है। तो इसीलिए उसके ऊपर टेंशन मत लेना, वो ध्यान मत देना उस पर। कहां तक हुआ? मैम डन। ओके, अब एक काम करो, इन दोनों लेयर्स के बीच में जो खाली स्पेस बचा है इसको किसी भी एक कलर से शेड कर दो। देखो, इसमें सेल्स नहीं बनाना, ठीक है? इसमें सेल्स नहीं बनाना, इसको सिंपली शेड करना। एक रीजन है कि इसमें सेल्स नहीं बना रहे हैं, वो बताएंगे अभी। ये कोई जर्म लेयर नहीं है, इसलिए इसमें कोई सेल्स नहीं प्रेजेंट है। इसमें सेल्स मत बनाना, इसको सिंपली शेड कर दो। दैट्स इट। ठीक है, अब ये हो गया डायग्राम कंप्लीट। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, आउटर मोस्ट लेयर जो कि हम ब्लैक से ड्रॉ किए हैं, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम ब्लैक से ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ये जो स्पेस है ब्लैक से जो ड्रॉ किए हैं, ये जो स्पेस है, इसको मार्क करो एक्टोडर्म। सबसे बाहर का जो लेयर है जिसको ब्लैक से बनाए हो उसको मार्क करो एक्टोडर्म। सबसे अंदर का जो लेयर है जिसको ब्लू से बनाए हो उसको मार्क करो एंडोडर्म। एंडोडर्म, ठीक है। और जो बीच का लेयर है जिसको हम पिंक से शेड किए हैं उसको मार्क करो मीजोग्लिया। मीजोग्लिया, एक्टो का मतलब लिखो आउटसाइड, आउटर। एक्टो लिखो आउटर, एंडो लिखो इनर। एक्टो इज आउटर, एंडो इज इनर एंड मीजो इज मिडिल। ठीक है, एक्टो इज आउटर,
एंडो इज इनर एंड मीजो इज मिडिल। डर्म का मतलब लिखो लेयर। डर्म का मतलब होता है लेयर। मैम हाँ मैम थोड़ा स्लाइड ऊपर करिए ना। ये 4 वर्ड्स का मतलब लिखो, एक्टो, एंडो, मीजो, डर्म। और ग्लिया का मतलब लिखो, ग्लिया का मतलब लिखो ग्लू। यहां तक हो जाए तो प्लीज बता देना, फिर आगे बढ़ेंगे। मैम फर्स्ट में जो डायग्राम था उसको एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हाँ हाँ करेंगे अभी। कौन सा डायग्राम? ये जो भी बनाए हैं, एंडोडर्म एक्टोडर्म वाला? नो मैम। और जाइगोट एम्ब्रायो वाला? यस मैम। देखो, पहले तो एक यूनिसेल्यूलर जाइगोट फॉर्म होता है जब स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है, ठीक है, एक यूनिसेल्यूलर जाइगोट फॉर्म होता है। फिर उस जाइगोट में सेल डिवीजन होता है, उसी जाइगोट में एक सिंगल सेल में सेल डिवीजन होता है। सेल्स जो है वो डिवाइड होकर मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रायो फॉर्म कर लेता है, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रायो फॉर्म कर लेता है। अब ये जो एम्ब्रायो है इसको आगे स्ट्रक्चर्स बनाना है, इसको आगे लेयर्स बनाना है। तो ये क्या करता है, एम्ब्रायो में जो मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रायो है जिसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, सेल्स को लेयर में अरेंज कर लेता है। तो सेल्स यहाँ पे लेयर्स में अरेंज हो गए हैं, ठीक है, सेल्स को लेयर्स में अरेंज कर लेता है, क्योंकि ऑर्गन बनाने के लिए सेल्स को लेयर में पहले अरेंज होने की जरूरत होती है, या फिर टिश्यू बनाने के लिए सेल्स को लेयर में अरेंज होना पड़ता है पहले, ठीक है। यस मैम। यहां तक करो जल्दी से। मैम डन। डन। आगे बढ़े ना, सभी का हो गया आई एज्यूम। यस मैम। तो एक्टोडर्म का मतलब बताओ क्या होगा? आउटर लेयर। Yes, outer layer. Ecto means outer and derm means layer. तो ectoderm means outer layer. Endoderm का मतलब? इनर लेयर। inner layer. Yes, good. Endoderm is inner layer. Glia का मतलब? मिडल ग्लू। मिडल। Middle, yes, middle glue. Mesoglia का मतलब होगा middle glue-like structure. ठीक है, मिडिल ग्लू लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज मीजोग्लिया। अब देखो, मीजोग्लिया में हम कोई सेल्स तो नहीं बनाए हैं, है ना, मीजोग्लिया में हम कोई भी सेल नहीं बनाए हैं, तो मीजोग्लिया अनडिफरेंशिएटेड होता है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है? रुको देखो, जैसे मान मैम लो, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू अदर यूनिट्स, मतलब सब यूनिट। हाँ, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, सही बात है, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू अदर सब यूनिट्स, अदर यूनिट्स, ठीक है। सिंपल टर्म्स में इसको और समझते हैं। जैसे देखो, 10th स्टैंडर्ड तक आप लोग हर सब्जेक्ट पढ़ते हो,
साइंस पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सारा सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हो, है ना। अब 10th स्टैंडर्ड के बाद, बोर्ड्स देने के बाद हमारा स्ट्रीम बट जाता है। कुछ लोग कॉमर्स ले लेते हैं, कुछ लोग साइंस ले लेते हैं, कुछ लोग आर्ट्स ले लेते हैं, है ना। तो क्या हुआ, उनको उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गया, ठीक है। उनको क्या करना है आगे उन्होंने डिसाइड कर लिया। कॉमर्स वाले लोग डिसाइड कर लेते हैं कि उनको कॉमर्स लेकर के अब जीवन भर बिताना है। साइंस वाले लोग डिसाइड कर लेते हैं कि अब जो भी हो, अब चाहे जीवन बर्बादी हो जाए, अब साइंस ही पढ़ना है। आर्ट्स वाले लोग डिसाइड कर लेते हैं कि यार आर्ट्स ही पढ़ना है, इसी में मजा आ रहा है, इसी में सही है, इसी में सही है सब कुछ, ठीक है। तो क्लास 10th तक हम लोग अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। क्लास 10th तक हम लोगों को नहीं पता, कोई सब कुछ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, सब कुछ पढ़ रहे होते हैं, हम लोगों को नहीं पता कि हम लोगों को क्या करना है। पर 11th-12th में आने के बाद धीरे धीरे हम लोगों का डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, हम लोग डिसाइड करने लगते हैं। साइंस में भी फिर कुछ लोग सोचते हैं कि इंजीनियर बनेंगे, कुछ सोचते हैं डॉक्टर बनेंगे, जो मेन 2 स्ट्रीम होता है। उसके अलावा कुछ सोचते हैं कि साइंटिस्ट बनना है, रिसर्चर्स बनना है, किसी को डेटा एनालिस्ट बनना है, किसी को वेब डेवलपर बनना है। तो अलग अलग स्ट्रीम्स में जाने लगते हैं। किसी को वेटरनरी डॉक्टर बनना है, किसी को डेंटिस्ट बनना है, या फिर किसी को जूलॉजिस्ट बनना है। तो अलग अलग स्ट्रीम्स में जाने लगता है, डिफरेंशिएशन होने लगता है। तो जब तुमको तुम्हारा एक काम सौंप दिया जाए, तुमको जब बोल दिया जाए कि आज से तुम यही काम करोगे, आज से तुमको साइंस दे दिया गया है, आज से तुम बैठ करके सारे दिन पढ़ाई करो, तो वो हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। और कॉमर्स वाले स्टूडेंट को बोल दिया गया कि आज से तुमको कैलकुलेशंस ही कैलकुलेशंस करना है, आज से यही तुम्हारा काम है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को बोल दिया गया आज से बैठ के तुम रट्टा मारो, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर दिया गया, ऐसे डिफरेंसेस बांट दिया गया सबको कि आज से सबको क्या काम करना है। तो एक्टोडर्म जो है ना, उसके पास काम दे दिया जाता है। एक्टोडर्म सेल्स है, सेल्स का बना हुआ है, तो एक्टोडर्म डिफरेंशिएटेड है। एक्टोडर्म डिफरेंशिएटेड है, इसको पता है कि इसको क्या करना है। एक्टोडर्म को पता है कि कौन कौन सा ऑर्गन्स उसको बनाना है, ठीक है। इसका लाइफ सॉर्टेड है, इसको बता दिया गया कि तुमको कौन कौन सा ऑर्गन्स बनाना है। एंडोडर्म का भी लाइफ सॉर्टेड है, इसको भी बता दिया गया कि तुमको कौन कौन सा ऑर्गन्स बनाना है। किसको नहीं बताया गया कि तुमको क्या क्या करना है, वो है मीजोग्लिया। मीजोग्लिया को नहीं बताया गया, तो ये है अनडिफरेंशिएटेड, इसको अभी भी नहीं पता कि इसको क्या करना है, ठीक है। इसको अभी भी नहीं पता कि इसको क्या करना है। तो ये क्या करता है, ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म को चिपका कर रखता है, ठीक है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म को चिपकाने का काम करता है, क्योंकि ये फर्दर सेल्स नहीं बना सकता, ये फर्दर सेल्स नहीं बना सकता। इसको नहीं बताया गया है बॉडी में कि तुमको कौन सा सेल्स बनाना है। तो ये क्या करता है, ये दोनों लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इंटरवीनिंग का मतलब होता है इन बिटवीन, ठीक है। इंटरवीनिंग का मतलब होता है इन बिटवीन। अब डेफिनेशन देखो, animals in which the cells are arranged in 2 embryonic layers। एम्ब्रायो में 2 लेयर्स बन जाता है, एक्टोडर्म आउटर लेयर, एंडोडर्म इनर लेयर, विथ इंटरवीनिंग। इंटरवीनिंग का मतलब होता है इन बिटवीन, इंटरवीनिंग का मतलब होता है इन बिटवीन, जो बीच में फंसा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरवीनिंग। अनडिफरेंशिएटेड, जिसके पास कोई काम नहीं है, जिसको नहीं पता कि उसको क्या करना है, वो ऐसे ही बस टाइम दूसरे लोग का मदद कर रहा है, दूसरे लोग को चिपकाए रख रहा है, ठीक है। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल जो है, अनडिफरेंशिएटेड सेल को पता नहीं होता है उसको क्या करना है। और अनडिफरेंशिएटेड लेयर कौन सा है, मीजोग्लिया है। और मीजोग्लिया नाम से पता चल रहा है बीच में प्रेजेंट है, तो मीजो, और ग्लिया मतलब ग्लू, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक का डेफिनेशन क्या है, एनिमल्स इन विच 2 cells are arranged in animals in which cells are arranged in 2 embryonic layers, outermost ectoderm, innermost endoderm, with an intervening undifferentiated mesoglea।
समझ में आया ये बात? यस मैम। कोई Yes. डाउट? ये समझ में आया पूरा? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट नहीं? डिप्लोब्लास्टिक में कोई डाउट नहीं? नो मैम। ओके, चलो अब ट्रिप्लोब्लास्टिक देखते हैं। बी लिखो और ट्रिप्लोब्लास्टिक लिखो। ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो का मतलब होता है 2। अच्छा, एक और बात नहीं पता है, वैसे तो क्लास में हम पहले बता चुके हैं, पर कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं तो उनके लिए बता देने दो। आपको ना बायोलॉजी में बहुत बार ये 2 टर्म मिलेगा, ब्लास्ट और क्लास्ट। ठीक है, किसी को याद है हम बताए थे ये? ब्लास्ट और क्लास्ट, बहुत बार ये 2 टर्म मिलेगा। ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मेशन, ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मेशन या फॉर्मिंग सेल्स। फॉर्मिंग सेल्स लिख लो। ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मिंग सेल्स, ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मिंग सेल्स। क्लास्ट का मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग सेल्स। जो सेल्स को बनाता है वो होता है ब्लास्ट सेल्स, जो सेल्स को किल करता है वो होता है क्लास्ट सेल्स। क्लास्ट सेल्स, ठीक है? तो ये कहीं पे साइड में लिख लो, ब्लास्ट सेल्स और क्लास्ट सेल्स। मैम अदर वर्ड रिलेटेड टू ब्लास्ट एंड क्लास्ट? सॉरी? मैम ब्लास्ट और क्लास्ट से रिलेटेड कोई और वर्ड? हाँ, ऑस्टियोब्लास्ट। बोन के सेल्स को बनाने वाले सेल्स का नाम होता है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियो मतलब बोन और ब्लास्ट मतलब फॉर्मिंग सेल्स, तो बोन फॉर्मिंग सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट और बोन के सेल्स को किल करता है ऑस्टियोक्लास्ट। कॉन्ड्रियोब्लास्ट आता है, कॉन्ड्रियोक्लास्ट आता है, बहुत सारा वर्ड्स आता है आगे, बहुत सारा वर्ड्स देखोगे। और ट्रिप्लोब्लास्ट, डिप्लोब्लास्ट अभी हम लोग लिखवा रहे हैं ना, अभी लिख रहे हैं ना डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट। ठीक है, तो ये लिखना हो जाए तो बताना, फिर समझाते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट। डिप्लो का मतलब होता है 2, ट्रिप्लो का मतलब क्या होगा? 3। 3। 3। हो गया ना? रब कर दें इसको। यस मैम। अच्छा, डिप्लोब्लास्टिक का हम एग्जाम्पल नहीं लिखवाए हैं। डिप्लोब्लास्टिक में एग्जाम्पल लिख लो, सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा। सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा मतलब निडेरिया एंड टीनोफोरा। एग्जाम्पल लिख लो, सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा, डिप्लोब्लास्ट का एग्जाम्पल। सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा। ठीक है, चलो ट्रिप्लोब्लास्टिक में आ जाओ। ट्रिप्लोब्लास्टिक में लिखो, द एनिमल्स इन विच the animals in which the animals in which the developing embryo the animals in which the developing embryo the animals in which the developing embryo has 3 germinal layers, has 3 germinal layers, outer ectoderm, inner endoderm, एंड मिडिल मीजोडर्म। मीजोग्लिया खत्म हो जाता है इनमें, मीजोडर्म हो जाता है। तो अब ये ग्लू का काम नहीं कर रहा है, अब ये डिफरेंशिएटेड हो गया, अब इसको अपना काम पता है, अब ये कुछ सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। एग्जाम्पल लिख लो, प्लैटीहेलमिन्थस 2 कॉर्डेटा।
प्लैटीहेलमिन्थस से लेकर के कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम आते हैं वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, प्लैटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेटा। ठीक है, एग्जाम्पल है प्लैटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेटा। The animals in which the developing embryo has 3 germinal layers, outer ectoderm, inner endoderm, and middle mesoderm. Example is Platyhelminthes to chordata. ठीक है, चलो देखो ऐसे ही होगा, पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, उतना ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार समझ चुके हो। यहाँ पे सिंपली हम लोग 3 लेयर्स बनाएंगे। तो जाओ, तीन लेयर्स ड्रॉ कर लो। मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। अब इसमें सेल्स ड्रॉ करो, जैसे एक्टोडर्म में पहले सेल्स ड्रॉ किए थे। सेल्स का साइज जरूरी हो वो जरूरी नहीं, सॉरी सेल्स का साइज सेम हो वो जरूरी नहीं है। अच्छा, बायो लेने के बाद अगर किसी चीज में लोग सबसे ज्यादा थक जाते हैं, मतलब किसी चीज में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन अगर होगा तो वो है सेल्स और न्यूक्लियस बनाने में। हर जगह सेल्स और न्यूक्लियस बनाना पड़ता है और झूठ मूठ का ऐसा लगता है ऐसे मेहंदी का डिजाइन बना रहे हैं, और इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। तो सबसे बुरा काम जो करना होता है बायो लेने के बाद वो है सेल्स और न्यूक्लियस बनाना। तो यहाँ पे हमारा सेल्स बन गया एक्टोडर्म का, ये आउटर मोस्ट लेयर है तो इसको एक्टोडर्म बोलेंगे। अब चलो एंडोडर्म बनाते हैं। ठीक है, एंडोडर्म में भी न्यूक्लियस बनाओ। आप लोगों का तो अभी बस स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग तो बिल्कुल सेल्स और न्यूक्लियस बनाओ ही। ठीक है, दिस इज योर एंडोडर्म, इनर मोस्ट लेयर। और अब बीच का एक और लेयर बनाना है विच इज नोन एज योर मीजोडर्म।
डिप्लोब्लास्टिक में हम लोग मीजोडर्म नहीं बनाए थे, मीजोडर्म की जगह पे मीजोग्लिया प्रेजेंट था जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म को जोड़कर रखता है, पर यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म बनाना पड़ता है। न्यूक्लियस बना लेना सेल्स में। ठीक है, लेबल भी अब तो आप लोग खुद से ही कर लोगे लेबल, अब तो होशियार हो गए हो। आउटर मोस्ट इज एक्टोडर्म, innermost is endoderm, and middle layer is mesoderm. Mesoderm. मैम वो सेंट्रल स्पेस क्या काम आएगा मैम? हाँ, आई वॉज वेटिंग कि कोई पूछेगा। सेंट्रल स्पेस जो है ये बॉडी कैविटी होता है, इसका कोई काम नहीं होता है, ये कैविटी होता है सेंट्रल स्पेस जो है। ठीक है, मैम एक काम होता है ना मैम, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना। इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना एग्जैक्टली सेंट्रल एक्सिस का काम नहीं होता है। इलास्टिसिटी हमारे बॉडी में मसल्स प्रोवाइड करते हैं जो कि मीजोडर्म से डिराइव होता है मसल्स। तो इलास्टिसिटी मेनली जो है वो मीजोडर्म और मीजोग्लिया प्रोवाइड करता है। कैविटी, कैविटी क्या होता है पता है? जैसे मान लो मैम सेंट्रल हॉलो स्पेस, मैम हॉलो स्पेस। हाँ, हॉलो स्पेस होता है। तो हमारे पूरे बॉडी के अंदर अगर मेरे बॉडी से मेरे बॉडी में अभी इंटरनली ऑर्गन्स प्रेजेंट है ना, इंटरनली ऑर्गन्स प्रेजेंट है। हार्ट को निकालो, लिवर निकालो, किडनी निकालो, लंग्स निकालो, स्टमक निकालो, इंटेस्टाइन, सब कुछ निकाल दिए, ठीक है। तो अब क्या बचा अंदर में? कैविटी बचा। यस मैम। तो वो होता है हॉलो स्पेस, वो होता है कैविटी। अंदर जो हमारा अंदर ट्यूब प्रेजेंट है ना, इंटरनली क्या है? एक ट्यूब है जिसके अंदर ऑर्गन्स अलग अलग जगह पे लोकेटेड है, ठीक है। वरना अंदर में एक कैविटी होता है जिसको ऑर्गन्स भर के रखे हुए हैं। तो ये जो इंटरनल कैविटी होता है, इंटरनल जो राउंड स्पेस देख रहे हो, दैट इज द कैविटी। ये बनाना हो जाए तो बता दो। डन मैम। मैम डन। सभी का हो गया? यस मैम। इज शीतल एब्सेंट टुडे? शीतल एब्सेंट है? नहीं नहीं, प्रेजेंट है। शीतल, प्रिया, श्रेया, भव्या। ओके, नीलम। यस मिस। आपका पहला क्लास है? हाँ मिस। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ मिस आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना समझने में? समझ में आ रहा है ना सब कुछ? हाँ मिस। ओके ओके, चलो। किसी और को कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ना? नो मैम। ओके, इसके बाद कोई और क्लास नहीं है ना आपका आज? नीट पक्का यूट्यूब लाइव। यस मैम है एक। कितने बजे से? 7 बजे से? 7 o'clock। ओके ओके, 7। 7 o'clock। हाँ, 7 o'clock से ही होता है। हाँ, चलो फिर ठीक है, फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक रिवाइज करके आना, क्योंकि अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ना, दैट विल बी बॉडी कैविटी, सिलोम। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके लिए जरूरी है कि यहाँ तक रिवाइज करके आओ। अगला टॉपिक जो है दैट विल बी सीलोम। अगली क्लास में ही, अगर सीलोम भी थोड़ा समझने में डिफिकल्टी होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक बार में सीलोम समझ में आ ही जाता है।
बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि एक बार में समझ जाओ, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग सीलोम, बॉडी प्लान पढ़ेंगे, सेगमेंटेशन पढ़ेंगे, देखते हैं कितना आगे कवर हो पाता है। नेक्स्ट क्लास में हमारा क्लासिफिकेशन खत्म हो जाना चाहिए, फिर एक बार क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा तो हम लोग फिर अलग अलग फाइलम्स एक एक करके फाइलम पढ़ेंगे। भव्या कुछ कह रहे थे? नो मैम। ओके, तो यहाँ तक ठीक है। आपका नीट पक्का का क्लास है, सो यू कैन गो एंड अटेंड द क्लास देयर। आपका नीट पक्का का मेरे साथ जो क्लास होगा फ्राइडे को, तो फ्राइडे को हम लोग चैप्टर 2 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 का सारा क्वेश्चंस एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि चैप्टर 2 से बहुत क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस इयर्स में, तो 2 क्लास करके हम लोग चैप्टर 2 का क्वेश्चन खत्म करेंगे। तो अगले नीट पक्का वाले क्लास में वी विल बी कवरिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2। ऑलराइट, तो यहीं तक रखते हैं। अगला क्लास मेरे साथ होगा आपका फ्राइडे को ही क्लास होता है ना, फ्राइडे को ही। हाँ, तो फ्राइडे को वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर। इस क्लास में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर 4 को। ओके ओके मैम। ओके मैम। ऑलराइट देन, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू।